कर रहे थे श्वसन तंत्र। पिछले क्लास में आपने श्वसन तंत्र के बारे में देखा था, तो आइए आज सीधा मुद्दे पे चलते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। हम बात कर रहे थे श्वसन तंत्र में कोशिकीय श्वसन, यानी कि श्वसन हमने आपको बताया था दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य श्वसन और एक होता है आंतरिक श्वसन। अब यहाँ पर आप देखिए, इन्हीं दोनों श्वसनों में अब आपके काम की बात मैं करता हूँ। बाह्य श्वसन वो होता है जिसमें आप ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि आपने, अब आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आप सांस में क्या लेते हैं, तो आप ऑक्सीजन बताने लगते हैं। एक्चुअली में हम ऑक्सीजन लेते नहीं है। एक्चुअली में हम जब सांस या बाह्य श्वसन करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं तो हवा, एयर लेते हैं, और इसी में कई सारे गैसों का मिश्रण होता है जो हमारे नाक के माध्यम से, यानी कि जो श्वसन अंग है, श्वसन अंग के माध्यम से वो कहाँ चला जाता है, हमारे शरीर के अंदर फेफड़े में जाता है। और हमने बताया था कि फेफड़े में अंदर एल्वियोलाई पाए जाते हैं, वायुकोष पाए जाते हैं, जो काम की मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। बाकी सारे गैसों को हम उसी श्वसन अंगों के द्वारा फिर से बाहर छोड़ देते हैं। यानी कि जो बाह्य श्वसन का काम है वो सिर्फ कितना है, ब्रीदिंग करना। दूसरी बात है यहीं से आंतरिक श्वसन, यानी कि जो हमने ऑक्सीजन ग्रहण कर ली थी, O2 को जो हमने ग्रहण कर लिया था, यानी जो हमारे काम की थी, वहीं से शुरू हो जाता है आंतरिक श्वसन। अब ये आंतरिक श्वसन या इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। कौन सा श्वसन? कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका दो प्रकार का होता है। फिर से इसी में आप पढ़ते हैं दो प्रकार के श्वसन। एक पढ़ते हैं ऑक्सी श्वसन और एक पढ़ते हैं अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। अब ऑक्सी श्वसन के बारे में आपको मैंने बताया था कि ये सीधे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन उपस्थित होगा। जैसे ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, यानी कि जो आपने, जब मैं आपको बता रहा था पहली क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहां आपने देखा था कि आपने खाना खाया था, खाना पचा था, उस खाने को पचाने के लिए ऑक्सीकरण करना होता है, और ऑक्सीकरण के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। ठीक, अब यही ऑक्सीजन क्या करेगा, आपके द्वारा जो आपने खाना खाया था, यानी वो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता था। अब आप देखना, अगर मैं कहूं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन क्या करेगा, आपके खाने का ऑक्सीकरण कर देगा। तो खाना किस रूप में था, ग्लूकोज के रूप में। ये है ग्लूकोज। ठीक, अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन अपने अणुओं को तोड़ देता है। ठीक, अब जैसे ही तोड़ देगा तो ये सीधे किसमें बदल जाएगा, पानी में, यानी कि आप ऐसे कर सकते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड में। आप यहां से पानी का सूत्र लिख लो, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र। अब सबसे बड़ी बात होती है इसको बैलेंस करने की। अगर आपको इसको बैलेंस करना है, सारे नंबर गिन लो। अब पता चला कि आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 12। यहाँ पर आप 6 लगा दो तो आपके ऑक्सीजन भी कवर हो गए और 12 हाइड्रोजन भी कवर हो गए। अब यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर लगा दीजिए। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मुक्त हो जाती है। फिर से आ गई बात समझ में? तो इसने ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर दिया, और जब ये प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब आपको 36 एटीपी, कितने एटीपी, 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है आपके शरीर में। इसी को आपने पूछा है कि सर हमने 38 एटीपी लगाया और वो गलत हो गया। अब अगर बात करते हैं जहां पर जो 38 एटीपी की आप बात करते हो, अगर वो आंतरिक या कोशिकीय श्वसन के रूप में पूछता, तब आपका 38 एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये यहाँ क्लियर होता या राइट होता। अगर वो ऑक्सी श्वसन के लिए पूछ रहा है तो ऑक्सी श्वसन में हमें कितने एटीपी मिलता है, 36 एटीपी। अब अगर यहीं पर अनऑक्सी श्वसन करेंगे तो यहाँ से हमें 2 एटीपी प्राप्त होता है। कितने एटीपी, 2 एटीपी। अब 36 + 2 अगर हम मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे,
38। 38 ये चीजें होती हैं। तो याद रखिएगा हमेशा ऑक्सीजन में कितने मिलते हैं 36, अनऑक्सीजन में 280। 2 ATP। अब आपने सुना होगा कि अनऑक्सीजन यानी कि दूसरी प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित। अब अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है, सीधा सा पॉइंट आपको समझना है कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित था तो ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण हो गया। जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो गया तो ये सीधे किस में बदल गया? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में, बात ही खत्म हो गई। ठीक, लेकिन अगर यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि जो हमारे पास ग्लूकोज है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा। अब अगर पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा तो उसको हम ये कह सकते हैं कि आधा होगा जी। थोड़ा बहुत कुछ होगा तो आधा होगा, क्योंकि पूर्ण की बात कर रहा है कि पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा तो कुछ तो होगा। बिल्कुल। अब अगर ये पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा तब आपने एक पॉइंट सुना होगा जो हमने कल बताया था कि आपके शरीर में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है और आपको थकावट होने लगती है। और आपने पढ़ा भी होगा कि थकावट के लिए कौन सा एसिड या कौन सा अम्ल जिम्मेदार है, तो आप लैक्टिक एसिड बताते हो। अब क्या कभी आपने सोचा कि ये ऑक्जेलिक एसिड क्यों नहीं हुआ, फार्मिक एसिड क्यों नहीं हुआ, इससे हमारे शरीर में थकावट क्यों नहीं आई? ये लैक्टिक एसिड ही क्यों थकावट के लिए जिम्मेदार है? कभी नहीं। ये सबसे बड़ी बात होगी। कई एसिटिक एसिड हो सकता है, कई सारे एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, लेकिन आपने यही सोचा कि लैक्टिक एसिड ही हमारे शरीर में थकावट के लिए जिम्मेदार क्यों? ये प्रश्न आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, या तो कभी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्यों जिम्मेदार है लैक्टिक एसिड, तो आप क्या बताओगे? इसका सीधा सा आंसर है, यहीं पर आपको मिल जाएगा। ये क्या है? ग्लूकोज। ठीक, अब आपको ये पता है कि यहां पर आधा ऑक्सीकरण हो रहा है, पूर्ण तो हो ही नहीं रहा है। ठीक, अब ये जो लैक्टिक एसिड आपके शरीर में आया वो ग्लूकोज का ही बाई प्रोडक्ट होता है, सह उत्पाद होता है। यानी कि अगर हम ग्लूकोज को आधा कर दें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बचेगा वो लैक्टिक एसिड बचेगा। अब अगर मैं कहूं कि ग्लूकोज को आधा कर दो, कार्बन 6 है, कार्बन को 3 कर दो। ठीक, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 12 है, इसको आधा कर दो, 6 कर दो। ऑक्सीजन 6 है, इसको आधा कर दो, 3 कर दो। क्या बड़ा? C3H6O3 यही हमारे पास आया। ये लैक्टिक एसिड का फार्मूला है। अब हमने क्या बताया कि आधा ऑक्सीकरण हो गया था, यानी कि आधा प्रोडक्ट अभी इतना हमारे शरीर में बचा है, आधे को हम इस रूप में फिर से प्राप्त कर लिए थे। ठीक, यही कारण है कि जब आपके शरीर में इसका शुरू हो जाता है तो आपके शरीर में जकड़न पैदा हो जाती है, थकावट महसूस होने लगती है, तब आप क्या करते हो? आराम करते हो, रेस्ट लेते हो। और जैसे ही आप आराम करने लगते हो, ठीक, थोड़ी देर बाद उस आराम के दौरान ये फिर से किसमें बदल जाता है? अपने पूर्ण उत्पाद में, और फिर से पायरुविक एसिड बन करके पानी H2O और CO2 क्या हो जाते हैं? हवा में मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान जब ये टोटल प्रक्रिया कंप्लीट होती है, इस प्रक्रिया के दौरान आपको 2 ATP एनर्जी प्राप्त होती है। कितनी? 2 ATP। अब ध्यान देना, यहां से जब आप बाह्य श्वसन कर रहे थे कोई एनर्जी नहीं मिली, सिर्फ आपने क्या करा? सांस यानी कि हवा अंदर ली और उसी माध्यम से बाहर छोड़ी। हवा में आपने O2 गैस भी होती है, O2 को हमने अपने जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उतनी हमने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। और वहीं से कौन सी प्रक्रिया शुरू हो जाती है? आंतरिक श्वसन की, या सेलुलर रेस्पिरेशन, या इसी को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। और ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ऑक्सी और अनाक्सी। अब आपने देखा कि ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ये प्रोडक्ट बनता है और 36 ATP एनर्जी हमें प्राप्त होती है। और वहीं जब अनाक्सीकरण होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जैसे ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ तो आप देख सकते हैं कि लैक्टिक एसिड बना जो हमारे शरीर में थकावट लाता है, और जैसे ही हम आराम कर लेते हैं तो ये लैक्टिक एसिड फिर से पायरुविक एसिड में बदल जाता है और हमारे पास फिर से हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मुक्त हो जाते हैं और हमें 2 ATP एनर्जी का लाभ का एनर्जी मिलती है। अब यहाँ से अगर पूछा जाए कि आंतरिक या कोशिकीय श्वसन में जब आप एक बार श्वसन करते हो, कंप्लीट होता है, तो कितने ATP ऊर्जा प्राप्त होती है? तब आप बताओगे 38 ATP।